अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज रोल ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स। रोल ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स हम देख लेते हैं कि क्या है। डिस्कस द रोल ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स। अहमद अली's magnum opus Twilight in Delhi gives an insightful glimpse into the life, affair, role and condition of the women of the Muslim family in Delhi. In the male bigoted society, women often go through the mental torture and physical maltreatment even at their home in most parts of the world. It is no strange that this violence is not considered a crime, rather it is perceived as acceptable form of social control within the family. ये कोई स्ट्रेंज बात नहीं है कि इस दिस वायलेंस इज नॉट कंसीडर्ड अ क्राइम। ये औरतों को बीट करना, उनको मेलट्रीट करना, फिजिकल और मेंटल टॉर्चर करना, किस तरीके से औरतों को फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया जाता है। छोटी छोटी बातों पे औरत को एक ही ताना दे दिया जाता है कि भाई निकलो हमारे घर से, ठीक है। और दैट इज द बिगेस्ट मेंटल टॉर्चर, ठीक है, जो कि आज की सोसाइटी में भी खवातीन के साथ किया जाता है। और बहरहाल ये जो है मेंटल और फिजिकल से कहीं बुरा टॉर्चर जो होता है ना, वो मेंटल टॉर्चर होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती हैं। तो ये जो मेल बाइगॉटेड सोसाइटी है या पेट्रियार्चल सोसाइटी है, उसमें ये कोई स्ट्रेंज जो अभी भी इसी ख्यालात की मालिक फैमिलीज हैं, वहाँ पे जो उनके बेटे होते हैं उनकी स्पेशल यही तरबियत की जाती है कि बेटा अपनी बीवी को जो है ना खींच के रखना। और ये आपको इस तरह की बड़ी पढ़े लिखे लोगों के मुंह से भी इस तरह के अल्फाज सुनने को मिलेंगे। वो पढ़ लिख भी जाते हैं लेकिन वो दिमाग उनके वैसे के वैसे ही होते हैं कि खींच के रखो भाई सारों को। तो ये क्या है, इस वायलेंस को कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता एज अ क्राइम, रादर इट इज परसीव्ड एज एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल विद इन द फैमिली। इसको ये समझा जाता है कि जी इस तरीके से शायद मर्द का जो है सोशल कंट्रोल हो जाएगा फैमिली के साथ, फैमिली के ऊपर। तो एज मैरी डेली रिमार्क, सोसाइटी मैन्युफैक्चर्ड बाय मेल। ये जो सोसाइटी है ये मैन्युफैक्चर होती है बाय मेल्स, कैरेक्टराइज्ड बाय ऑपरेशन। उसको कैरेक्टराइज किया जाता है ऑपरेशन के साथ, रिप्रेशन के साथ, यानी कि सुप्रेस कर दिया जाए, किसी की फीलिंग्स को रोक दिया जाए। डिप्रेशन, क्रुएलिटी, रेसिज्म, एजिज्म, जॉयलेस सोसाइटी। ये जो सोसाइटी बेटा, ये वाली जो कोट है ना, ये आपकी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो जिसके अंदर आपने मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को रिप्रेजेंट करना हो, तो ये कोट जो है ये यूनिवर्सल टाइप कोट है, आपके सारे नॉवेल्स में, ड्रामास में, हर जगह पे आ जाएगी। इवन अगर कहीं आपको पोइट्री में भी ऐसी कोई लाइन मिलती है ना, तो ये कोट ऐड कर दीजिएगा। लिखा हुआ है कि मैरी डेली रिमार्क करती है ये जो सोसाइटी है ना, इसको मेल्स ने ही मैन्युफैक्चर किया है। और कैरेक्टराइज बाय ऑपरेशन, इसको कैरेक्टराइज इस मैन्युफैक्चर्ड जो सोसाइटी है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चेक करें। ऑपरेशन है, रिप्रेशन है, डिप्रेशन है, क्रुएलिटी, रेसल्स, एजिंग एंड ज्वेलस एक्टिविटी, ज्वेलस सोसाइटी। रिप्रेस कर दिया जाता है, औरत की लाइफ को कन्फाइन कर दिया जाता है, उसकी फीलिंग्स को कन्फाइन कर दिया जाता है। तो एट द familiar and societal level, women are subjected to enormous pressure to bear a son or face the consequences. और एक फैमिलियर और सोसाइटियल लेवल के ऊपर औरत को के ऊपर प्रेशर होता है कि उसने जो है एक सन जो है वो उसने पैदा करना होता है और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। और अगर बेटा पैदा ना हुआ तो उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे। Female infanticide is often carried out to control over them। और ये जो फीमेल infanticide है ये अक्सर often carried out to control out of control over them। और ये फीमेल infanticide यानी कि फीमेल्स जो बच्चे होते हैं उनको जो किल कर दिया जाता है, वो जो है बाज औकात आउट टू कंट्रोल हो जाता है, उनके हाथों से बाहर चला जाता है। Ahmad Ali in Twilight in Delhi describes the role of condition of women very truthfully in context of Indian Muslim culture. Women in those times were leading a static life.
Even in many parts of world, the conditions were no different. आप चाहे बहुत अच्छे मुल्क में भी चले जाए ना, पढ़े लिखे मुल्क में भी चले जाएं, जिसको हम वेल डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं या प्रोग्रेस कंट्रीज कहते हैं, यकीन जाने वहाँ पे भी इस तरह की सोच के मालिक लोग बैठे हुए हैं. द रीजन इज दैट इंसान जो है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, बहुत किसी कल्चर्ड कंट्री का है या नहीं है, सिविलाइज्ड कंट्री जिनको हम कहते हैं वेल डेवलप्ड कंट्री, वहाँ का है या नहीं है, लेकिन ये सोच आज भी है, चाहे वो पढ़े लिखों में हो या अनपढ़ जाहिलों में हो, लेकिन है. ठीक है, तो दैट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स कि उनको बेटा ही चाहिए. और ये फितरत है कि अल्लाह ताला ने बेटे की जो मोहब्बत है ना, वो बेटी से ज्यादा रखी है. तभी तो माँ बाप जो है सारी जायदाद बेटों को दे देते हैं, बेटियों को नहीं देते. तो द रीजन इज दैट इज द एक नफ्स अल्लाह ताला ने हमारी नेचर बना दी ना ऐसी. तो इसलिए इसी को तो कहते हैं जहाद बिन नफ्स. करें हम इसको क्या करें, जिन जिन के बेटे और बेटियां हैं, मैं अपने एंसेस्टर्स की बात नहीं कर रही, हम अब अपनी बात करेंगे कि अगर हमारे बेटे और बेटियां, हम उनके साथ अब ऐसे नहीं, हम उनको इक्वल ही राइट्स देंगे. तो दैट इज द कि ये हर जगह ऐसा ही है. औरत को भी यही होता है कि जल्दी से बस मेरा बेटा हो जाए. ठीक है, चाहते हुए भी वो हमेशा यही ख्वाहिश करेगी, ना चाहते हुए भी कि अल्लाह करे बेटा ही हो जाए, चाहे वो थर्ड वन ही क्यों ना. तो दैट इज द नेचर ऑफ मैन, दैट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग कि उनको बेटे ही चाहिए होते हैं. तो ये जो सोच है in many parts of the world conditions were no different. ठीक है, their life was like stagnant water with nothing to break the monotony of its static life. तो उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल स्टेगनेंट वाटर की तरह है, विद नथिंग टू ब्रेक द मोनोटनी ऑफ इट्स स्टैटिक लाइफ. अपनी स्टैटिक लाइफ की मोनोटनी को वो ब्रेक भी नहीं कर सकती. दिस सैड plight of the women of Delhi maintains its universal appeal. ये जो सैड plight है women of Delhi की, वो मेंटेन करती है इसकी यूनिवर्सल अपील. Ahmad Ali used term Zanana to throw light on the domain of women and their sphere of existence. No woman is an exception. No, and all have to subsist with these bounds. अहमद अली जो है वो यूज करता है एक टर्म जनाना, वो थ्रो करता है लाइट ऑन डोमेन ऑफ वीमेन पे और उसका स्पेयर ऑफ एग्जिस्टेंस कि नो वीमेन इज एन एक्सेप्शन, कोई भी वीमेन एक एक्सेप्शन नहीं है, सबको जो है सबजिस्ट करना विद दिस बाउंड. ये जो 4 वॉल्स बाउंड्री उनके गिर्द बना दी गई है, उनको उसके अंदर सबजिस्ट करना पड़ता है. The Ahmad Ali categorizes all of them into one definition. They are confined to 4 walls of their house, their home. He says either the world lived or died, things happened or even took place. Everything did not disturb the equanimity of the Nana. They are indulged into creative activity. Their their time passes in eating, cooking, talking, and serving the men. और वो जो है किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होती, और उनका टाइम कहाँ पास होता है, ईटिंग में, कुकिंग में, टॉकिंग में और सर्विंग द मेन में. Begum Nihal is described as an old lady in her 50s sitting on the bed in courtyard, cutting areca nut, putting lime and katha on a betel leaf and finally eating it. If one compares her introduction with Mir Nihal's first appearance, one can find a clear difference between them. Mir Nihal is described as tall and well-built, wearing a white Muslim coat, an embroidered cap on his white bobbed hair, beard well formed and well parted in the middle, which gives his face majestic look. Begum Nihal is an Eastern woman who fulfills her wifely duties. All the time she serves her husband and her family. One feels touched by her sense of duty when in the end of Mir Nihal is paralyzed. एक इंसान वन फील्स टच बाय हर सेंस ऑफ ड्यूटी, जब मीर निहाल जो है उसका एंड होता है पैरालिसिस में, तो जो है उसकी सेंस ऑफ ड्यूटी जो है एट दैट टाइम उसकी बीवी की देखी जा सकती है. दो शी आल्सो हैज लॉस्ट हर आई साइट, येट दिस ailment does not stop her from fulfilling her duties. ऑल्दो उसकी आईसाइट चली जाती है बेगम मीर निहाल की, लेकिन जो है वो फिर भी अपनी ड्यूटीज फुलफिल करती है. However, one cannot say that she has no sentiments or feelings.
Ahmad Ali points out two different sides of women of Eastern Muslim society. These women accept their fate as it is. They serve without demanding and negotiating. Begum Nihal once suffered from a nervous breakdown when she came to know about Mir Nihal's relationship with the housemaid Dilchen, but she forgave her husband. बेगम निहाल जो है वो सफ़र करती है एक नर्वस ब्रेकडाउन से। नॉर्मली जिन खवातीन के साथ बहुत ज़्यादा उनकी यंग एज पे मतलब उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है या उनको तंग किया जाता है या कुछ इस तरह से, एट द टाइम जब वो 35 क्रॉस करती हैं तो ये तो उसका डायरेक्टली मीर निहाल का एक ब्रेकडाउन दिखा दिया गया है, लेकिन उनके अंदर फिर कुछ ऐसी मेंटल वो आना शुरू हो जाती हैं, जिसे कहना चाहिए हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी उनके एक तो शुरू हो जाते हैं। सेकेंडली वो जो पीछे कहीं उनके साथ बहुत बुरा हुआ होता है ना, वो फिर उनकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू होती है। एट दैट टाइम उनकी बॉडी रिएक्ट करती है जबकि सब कुछ बदल चुका होता है या सब कुछ ठीक हो चुका होता है या ठीक नहीं भी होता, तो एट दैट टाइम उनकी बॉडी रिएक्ट करती है। ऑल्दो वो एट दैट टाइम वो यंग होती हैं, जब उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा होता है वो बर्दाश्त कर जाती हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उनकी बॉडी वीक होना शुरू होती है और वो क्लोज टू 40 होना शुरू होती हैं, तो एट दैट टाइम उनकी बॉडी फिर रिएक्ट करती है, क्योंकि वो जो सोचें होती हैं ना, वो जो यादें माजी होती है ना, वो उनका पीछा नहीं छोड़ती एक्चुअली। तो दैट इज़ द बेसिक थिंग जिसकी वजह से इस तरह की खवातीन की, ऑल्दो वो बहुत पॉजिटिव भी होंगी, सारा कुछ होगा, लेकिन उनकी बॉडी रिएक्ट कर जाती है। और दैट इज़ तकरीबन ये 80 to 85% खवातीन के साथ ऐसे ही होता है कि वो जब यंग होती हैं वो मेंटल और फिजिकल टॉर्चर बर्दाश्त कर जाती हैं, उनका स्टेमिना भी होता है बर्दाश्त करने का, लेकिन जब वो वीक होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, एट दैट टाइम उनकी बॉडी रिएक्ट करती है। वो जो उन्होंने इतना बर्दाश्त किया होता है वो बाद में निकल जाता है कहीं ना कहीं। तो दैट इज द थिंग कि मीर निहाल का ब्रेक डाउन भी हुआ, बट शी फॉरगिव हर हस्बैंड। फॉरगिव करना हस्बैंड को उसकी बेचारी की मजबूरी थी और कुछ भी नहीं था, बट ऑन द अदर हैंड दे हैव एक्वायर्ड सुप्रीम पोजीशन इन द मैटर्स ऑफ मैरिज एंड डोमेस्टिक अफेयर। और ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो वो एक्वायर करते हैं सुप्रीम पोजीशन इन द मैटर्स ऑफ मैरिज और डोमेस्टिक अफेयर्स को। दे नो हाउ टू मोल्ड देयर हस्बैंड्स अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर्स। इन खवातीन को ये भी पता होता है कि अपने हस्बैंड्स को उनकी डिजायर्स के मुताबिक कैसे मोल्ड करना है। यानी औरत अगर जिद पे आ जाए तो अपने हस्बैंड से सब कुछ मनवा लेती है। In the case of Asgar's marriage with Bilqis, when we not give his consent, Begum Nihal and Begum Wahid decide to go to do it on their own behalf. As Begum Wahid says to Asgar, "You must not become desperate for nothing." अब यहाँ पे देखें केस ऑफ असगर्स मैरिज विद बिल्किस में अगर देखें तो बेगम मीर निहाल और बेगम वहीद जो हैं वो किसी ना किसी हद तक जो है मीर निहाल को मना लेते हैं फॉर द मैरिज। इट मीन्स कि औरत के अंदर एक काउंसलिंग पावर होती है। औरत जो है वो जब मनवाने पे आती है तो अपनी बात मनवा लेती है, फिर चाहे जिद से हो चाहे मोल्ड करने से हो, लेकिन उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो मोल्ड कर लेती है। As Begum Wahid says to Asgar, you must not become desperate for nothing. कि तुम्हें जो है मतलब किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अम्मा says that she is willing. In fact, she has made up her mind to speak to Begum Shahbaz. Father will come around in the end. और वो कहती है, उसकी बहन जो है वो असगर को कहती है, असगर की बहन असगर को कहती है कि देखो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अम्मा जाएंगी और बात कर लेंगी। और फादर जो है यानी कि अबू भी एट द एंड मान ही जाएंगे। जब अम्मा मान गई तो अब्बा भी मान ही जाएंगे। ठीक है। बेगम निहाल रिप्रेजेंट्स द वीमेन ऑफ ओल्ड जनरेशन। एक यहाँ पे ना मुझे एक शेर याद आ गया। हम लोग अक्सर शादियों पे जाते थे तो हमारे जो बड़े कजन होते थे वो अजीब अजीब से शेर बनाया करते थे। तो वो ना शेर वाले ही जो है वो बनाया करते थे। शायरी जो है उसमें शेर जरूर होता था। तो एक शेर हमारी शादियों में बड़ा कॉमन हो गया था। वो ये था कुछ के शेर सुनावा शेर नु लग गया दही।
अब्बा कहता ब्याह करा लें, अम्मा कहती नहीं। ठीक है, तो इस तरह के जो शेर है ना, ये यहाँ पे जो इसका चल रहा है ना, फादर विल कम अराउंड इन द एंड, कि अब्बा कहता ब्याह करा ले, अम्मा कहती नहीं। तो जब अम्मा ने कह दिया ना कि ब्याह कराता है, तो फिर होगा कि फादर भी कहेगा कि हाँ भाई ब्याह होएगा ही होएगा। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द थिंग कि औरत के अंदर एक मोल्डिंग पार है, कि जब वो चाहती है ना, तो वो अपनी फैमिली को उस तरफ डाइवर्ट कर लेती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बेगम मीर निहाल रिप्रेजेंट्स द women of old generation. She has no voice and no identity. She is recognized by her relation with her husband. ठीक है, उसकी ना तो कोई वॉइस थी ना कोई आइडेंटिटी थी, बल्कि वो अपने हस्बैंड के साथ जो रिलेशन है उससे वो पहचानी जाती थी। लाइक बेगम शहबाज है, बेगम मीर निहाल है, उनका अपना नेम नहीं था यहाँ पे। द रीडर डू नॉट नो हर रियल नेम, no change occurs in her life. Same is the case with Babban Jan, the prostitute. She has no identity. She is treated as a commodity that is used to serve others. She is merely a source of pleasure for Mir Nihal and a source of earning for her mother. The most pitiable fact about her death is that she was not mourned for her death. और सबसे ज्यादा पिटिएबल फैक्ट ये था उसकी डेथ का, कि उसकी माँ को शायद उसके मरने का अफसोस भी नहीं था। हर मदर एंड मीर निहाल रेमेंट ओवर देयर ओन सेल्फ। उसकी मदर और मीर निहाल अपने लिए रो रहे थे, बब्बन जान के मरने पे उन दोनों को दुख नहीं था। Such that, for example, Mir Nihal mourns for his old age while her mother for the loneliness and money. मीर निहाल जो है वो कहता अब मेरी ये ओल्ड एज किस तरह गुजरेगी, जबकि जो माँ होती है वो कहती है कि अब मेरी लॉनलीनेस और मनी, मतलब लॉनलीनेस कैसे खत्म होगी और मनी जो है कहाँ से आएगा। इवन मीर निहाल डज नॉट अटेंड हर फनरल, दिस शोज डबल स्टैंडर्ड इन द सोसाइटी। यहाँ तक कि मीर निहाल जो है वो उसके जनाजे पे नहीं जाता, और ये डबल स्टैंडर्ड शो करता है सोसाइटी के। However, Begum Shahbaz is the only different woman in the novel. Her perspective is very clear. She is egotistic and clever woman. She does not take the death of her husband Mirza Shahbaz to heart and keeps on wearing fine clothes and enjoying good food and chat. She loves herself more than anything. She is also courageous. She is reprimands Asghar when he is not attentive to Bilqis. In addition, she denies Asghar's proposal for Zohra's hand. वो डिनाई कर देती है कि वो जोहरा की शादी असगर से नहीं करेगी। She has a firm belief in charms and uses them. Ahmad Ali's purpose to portray such character is that only women like Begum Shahbaz can survive in male-dominated society. कि बेगम शहबाज जैसी ही खवातीन जो है वो सरवाइव कर सकती हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में। मीर निहाल एल्डर डॉटर बेगम वहीद हैज बिकम अ विडो एट 19. Though religion permits her to marry again, yet the social code does not favor the second marriage for the women. आपको पता है कि इस्लाम में है कि औरत जब बेवा हो जाए तो उसकी फौरन से शादी कर देनी चाहिए। तो लेकिन हमारी ये जो सोसाइटी है वो इस चीज को परमिट नहीं करती कि एक बेवा खातून की दोबारा से शादी की जाए। हालांकि एक मर्द की शादी कर दी जाती है उसकी बीवी की डेथ के बाद, लेकिन औरत को परमिट नहीं किया जाता कि वो दोबारा से शादी कर ले। बेगम वहीद जो है वो 19 साल की उम्र में विडो हो गई थी, यानी कि उसकी पूरी जिंदगी बड़ी हुई थी। और दो रिलीजन परमिट्स हर टू मैरी अगेन, येट द सोशल कोड डज नॉट फेवर द सेकंड मैरिज फॉर द वीमेन। लेकिन जो है रिलीजन, वो जो सोशल कोड था उसने उसको जो है परमिट ही नहीं किया कि वो सेकंड मैरिज करे। दैट इज शोइंग कि मुस्लिम्स जो हैं वो बाउंड थे अपनी सोसाइटी के साथ, रादर देन कि वो रिलीजियस जो कल्चर है हमारा, जो हमारा मेन कल्चर है उसके साथ वो बाउंड होते हैं। She has sacrificed her own pleasures to her interest of children. She also has no identity of her own. Her real name is not revealed. Through Begum Wahid, Ahmad Ali wants to show that somehow the women are also responsible for their own life. बेगम वहीद के थ्रू अहमद अली ये भी शो करना चाहता है कि वीमेन जो है रिस्पॉन्सिबल थी अपनी ही फ्लाइट, अपनी ही मतलब इनकी जो इस तरह की फेट थी वो खुद रिस्पॉन्सिबल थी। दे चूज नॉर्म्स इंस्टेड ऑफ देयर राइट्स, दे सैक्रिफाइस इन ऑर्डर टू गेट रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी, दे डू नॉट अफोर्ड टू ब्रेक कन्वेंशंस। ठीक है, वो जो है कन्वेंशंस
ब्रेक नहीं कर सकती थी. Bilqis' character has grown under strict religious as well as social instruction. Bilqis का कैरेक्टर भी जो है वो अंडर स्ट्रिक्ट रिलीजियस और एज वेल एज सोशल इंस्ट्रक्शंस के अंडर जो है वो ग्रोन हुआ. Her matrimonial life with Asghar undergoes discomforts as she proves to be an unromantic girl. She is completely unaware of the amorous and romantic gossips which her husband yearns for. Though it is a love marriage, yet no warmth of feeling is attached to it. So Bilqis sacrifices her life and prefers death. इस वजह से बल्कीस ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस किया और उसने प्रेफर किया डेथ को. She loves Asghar but cannot express love. She answers to Asghar, I was bewildered when I saw you and did not know where to hide myself for shame. ठीक है. और वो क्या कहती है कि आई वॉज bewildered when I saw you, कि मैं जब तुम्हें देखती हूँ तो मतलब मेरी अजीब सी कैफियत हो जाती है. एंड डिड नॉट नो वेयर टू हाइड माई सेल्फ फॉर शेम. और मुझे समझ नहीं आती, यानी कि उसके अंदर इतनी ज्यादा शर्म थी, इतनी हया थी उसके अंदर कि उसको जो है वो कहती थी कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने आप को फिर कहाँ छुपाऊं. Her inability to return his love makes Asghar think of Mushtari Bai. उसकी यही इनएबिलिटी थी टू रिटर्न हिज लव मेक्स अस्कर थिंक कि वो मुश्तरी बाई के बारे में सोचे. So he becomes indifferent from her. This is how life for her becomes a living death. She herself allows Asghar to marry again. At that time, women were considered as a burden. The marriage of Sheikh Muhammad Sadiq, 14 years old, nice, with Ghafoor is very important to describe the treatment with women in the subcontinent. मैरिज जो थी शेख मोहम्मद की 14 ईयर ओल्ड, यहाँ नीस नाइस लिखा बट दैट इज बेसिकली नीस. ठीक है. नीस विद उसकी जो भतीजी थी विद गफूर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट विद वीमेन इन सब कॉन्टिनेंट. बड़े सगीर के अंदर जो हुआ करता था ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन, और नो डाउट कुछ ऐसा ही था कि बच्चियां जो हैं उनकी बहुत छोटी उम्रों में शादी कर दी जाती थी. The main reason for her marriage was that the girl was just a burden on the shoulders of her uncle and aunt after the death of a parent. Without considering the age difference between the couple, they tried to get rid of responsibility. और main reason जो थी for her marriage वो ये थी कि गर्ल जो है वो जस्ट अ बर्डन थी ऑन द शोल्डर्स ऑफ हर अंकल, कि वो जो है उनके पेरेंट्स के मरने के बाद जो है वो अपने अंकल और आंट यानी कि चाचा चाची के पास जब वो रहती थी तो आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड पेरेंट्स जो है वो एक बर्डन हो जाती थी. विदाउट कंसीडरिंग द एज डिफरेंस बिटवीन द कपल, दे ट्राई टू गेट रिड ऑफ रिस्पांसिबिलिटी. वो सिर्फ उस रिस्पांसिबिलिटी से गेट रिड भागना चाहते थे. सून आफ्टर द मैरिज she dies of ulcer in the womb as she was too young for strong and वराइल गफूर. ठीक है. वो जो है बाद में उसके अल्सर हो गया था उसकी वॉर्म में, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई. Through the marriage of Mehru, Ahmad Ali has tried to reveal the ugly side of Indian society, where their marriages are arranged and decided by their parents and the girls are not given a choice. She was brought up in the same Indian atmosphere with the great emphasis on the suppression of passion of the girls. She cannot take decision of her fate as the girls were never consulted about their own marriages. लड़कियों से नहीं पूछा जाता था उनकी शादियों के बारे में. And were given away to any man their parents selected. और उनको हर उस बंदे को दे दिया जाता था जो उसके पेरेंट्स सेलेक्ट करते थे. The marriage of Meru is the result of utter lack of the communication between her parents. Only Begum Nihal selected Miraj, who had nothing commendable about him. Only because his father was a wealthy person, Mir Nihal saw Miraj on wedding day for the first time. मीर निहाल सिर्फ ये कि उसका फादर जो है एक वेल्दी पर्सन था और उन्होंने अपनी बेटी की शादी उसके साथ मतलब करने का इरादा कर दिया था. मीर निहाल ने पहली दफा वेडिंग डे पे उस लड़के को देखा. ही रेजिस्ट अगेंस्ट द मैरिज बट हबीबुद्दीन स्टॉप्ड हिम. ठीक है. उसने रेजिस्ट करने की कोशिश की उस शादी को, लेकिन हबीबुद्दीन ने उसको मना कर दिया. He said if the marriage is cancelled, it would mean a bad name for our family. वो कहता है कि अगर तो ये मैरिज कैंसिल हो गई ना तो हमारी
फैमिली का जो नाम है वो बर्बाद हो जाएगा। इट मीन्स कि औरत को एक सेक्रीफाइस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था टू मेंटेन द स्टेटस ऑफ देयर फैमिली एंड टू मतलब कि अपने नाम को बरकरार रखने के लिए, नेम फॉर फैमिली जो है उसको बरकरार मेंटेन रखने के लिए वो ऐसा किया करते थे। Consequently, Mehru had to bear the cruel tradition of society. और कॉन्सिक्वेंटली मेहरू जो है वो बेयर करती थी क्रूअल ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी। नाउ हर पोजीशन इज नॉट डिफरेंट टू दैट ऑफ अ काउ अंडर द बुचर नाइफ। ठीक है, उसके बाद अब जो है उसकी जो कंडीशन थी वो बिल्कुल उस काउ से कुछ डिफरेंट नहीं थी, जो कि जो है बुचर नाइफ के नीचे होता है, यानी कि कसाई के जो छुरी है उसके नीचे एक काउ को रख दिया जाता है। बट द कैरेक्टर ऑफ जोरा इज डिफरेंट। शी इज नॉट एन ईस्टर्न काइंड ऑफ गर्ल, शी इज अ foil to Balkis. She does not feel ashamed of expressing her emotions in front of Asghar, but finally she also had to marry someone else after all. Mushtari Bai is a metaphor of courtesan culture. They are used for pleasure and entertainment, but they are not given any legal status. She is tired of providing entertainment to her customers and wants to give up her profession, but she feels helpless because the society does not accept her in any other role. Her flowery language, bold demeanor, and expressive nature is a foil to Bilqis. Begum Jamal is another example of women who did not marry again after the death of her husband due to the societal pressure. She lives in the upper portion of Mir Nihal's house with Anjum Zamani, her sister-in-law. But of them are superstitious women and believe in spirits. दोनों ही जो थी वो सुपरस्टिशियस वीमेन थी और स्पिरिट्स पे बिलीव करती थी, और इस तरह की खवातीन आपको फैमिली में भी बहुत मिल जाएंगी। Begum Jamal always interference in others' affairs. She takes an active part in the Asgar's marriage with Bilqis due to her own agenda of taking revenge from Mir Nihal. Because of Ashfaq's marriage, her character shows the life inside the Zanana, where politics is at work. She conspires with the other for her own interest. At the end of the novel, though she is old, yet she grumbles and complains. At the end, the character of Gulbanu, the granddaughter of Bahadur Shah, throws light on the hardships and difficulties faced by women of royal family in the particular and the Muslims in general. Her escape from Delhi at the time of mutiny, her marriage to a cook who treats her miserably, and her present condition fill the reader with sadness. She never begs directly but sings the poem of her grandfather, written in banishment. The story of Gulbanu is the metaphor of the cruelty of fate and a living example of the lost grandeur of Mughal Empire. और ये जो गुलबानो की स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ गुलबानो, ये मेटाफर है ऑफ क्रूएलिटी। ये दे स्टोर लिखा हुआ, द स्टोरी ऑफ गुलबानो इज द मेटाफर ऑफ क्रूएलिटी ऑफ फेट, और ये लिविंग एग्जांपल है उस लॉस ग्रैंड्योर का जो कि मुगल एम्पायर जो है वो लॉस कर चुका था।